Students, I am Navnil Gaud from Tagore School, Parbatsar, and we are here for study the 6th class social science book, and it is the first chapter of this book. The lesson's name is What, Where, How and When. What means kya, where means kahan, how means kaise, and when means kab. These all terms are related to our past. अपने इतिहास से संबंधित ये सारी टर्म्स यहाँ पर लिखी गई है कि हमारा इतिहास व्हाट मीन्स क्या है, हमारा इतिहास वेयर मीन्स कहाँ है, हाउ यानी कैसे इसका पता चला, एंड व्हेन यानी कब. तो ये सारी जो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं ये पास्ट के बारे में है कि हमारे इतिहास, हमारा जो पास्ट है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमारा पास्ट एक्चुअल में क्या है और वो किन किन मेथड से हमें पता चल सकता है. हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब. तो इस लेसन का वन वीडियो मैंने पहले पोस्ट कर दिया है. अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर के आप फर्स्ट वीडियो देखें ताकि आपको जो पार्ट इस लेसन का मैं पढ़ा चुका हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए और अगला पार्ट अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक स्टडी की थी वहाँ से आगे आज हम स्टडी करने वाले हैं. यहाँ से हम वी विल स्टडी टुडे फ्रॉम हियर. यहाँ से हम आज स्टडी करेंगे. द पॉइंट इज नाउ, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज. इन दिनों लोग यात्रा क्यों करते हैं. वाई डू पीपल ट्रैवल, लोग यात्रा क्यों करते हैं, ट्रैवल क्यों करते हैं. नाउ ए डेज, इन दिनों. लुक एट मैप, मैप पर देखिए, मैप को देखिए. आई वंस मैप वन. लुक एट मैप वन वंस मोर. ये जो मैप वन यहाँ पर दिया गया है, दिस इज द मैप वन. we have to look at once. You can see the map here and you can see this is the map of India and also included some neighboring countries. So we have seen this map. Look at map one once more. एक बार और इस मैप को, मैप नंबर 1 को देखिए. Hills, mountains and seas. Hills means पहाड़ियाँ, mountains means पर्वत and seas means समुद्र. From the natural frontiers of the subcontinent. India is a subcontinent actually. India is not a continent. We are in Asia continent. हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, लेकिन इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है और जो इसकी नॉर्थ साइड है वो एक बड़े दुनिया का एक सबसे जो बड़ा माउंटेन है जिसको हिमालय कहते हैं उससे सराउंडेड है. तो इस तरह से इंडिया एक सेपरेट, ये सारी चीज़ें इंडिया को एक सेपरेशन देती है, सेपरेट करती है बाकी के इलाके से, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया है. तो ये कह रहे हैं कि आप इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हिल्स यानी पहाड़ियाँ, माउंटेन्स यानी पर्वत और जो सीज हैं, जो समुद्र हैं, उनको देखिए. फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर. नेचुरल यानी प्राकृतिक, फ्रंटियर यानी सीमा के प्रहरी. फ्रंटियर का मतलब जो फ्रंट को सिक्योर करते हैं, फ्रंट को रक्षा करते हैं, वो फ्रंटियर कहलाते हैं. तो ये नेचुरल फ्रंटियर है इंडिया के. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज. फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये जो अपना सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, इसके कुछ नेचुरल फ्रंटियर है जैसा कि मैंने बताया. नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंज है पूरी, साउथ में अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है. ये नीचे हमारे वाटर सराउंडेड है, हमारे इंडिया को जो सराउंडेड करता है. वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड and did scale the mountains and cross the seas. While जबकि it was difficult, ये कठिन था, जब ये कठिन था to cross these frontiers,
इन फ्रंटियर्स, इन सीमा के प्रहरियों को क्रॉस करना कठिन था। दोज हु, तो वो कौन थे, वांटेड, कुड, जो कि ये करना चाहते थे, एंड डिड, स्केल, और जिन्होंने ये साहसिक कार्य किया, द स्केल यानी जिन्होंने चीरा, द माउंटेन्स, पर्वतों को, एंड क्रॉस द सीज, और समुद्रों को क्रॉस किया, उसके आर पार गए। तो ये जब इतने बड़े बड़े समुद्र, इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे चारों ओर जो फ्रंटियर के रूप में खड़े हैं, जिनको पार करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने ऐसा किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम, पीपल यानी लोग, फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, इन फ्रंटियर्स के पार से, अक्रॉस यानी उस पार से लोग, आल्सो केम, लोग भी आए, इनटू द सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट में, अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इन फ्रंटियर्स को पार करते हुए, इतने डिफिकल्टीज को फेस करते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ बस गए, यहाँ सेटल हो गए। नाउ द नेक्स्ट पेज। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस, ये दीज मूवमेंट्स, ये जो मूवमेंट्स थे, ये जो हलचल थी लोगों की, ऑफ पीपल, लोगों की, एनरिच्ड, इसने समृद्ध किया, एनरिच किया, अवर कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसको एनरिच किया। ये जो बाहर से लोग आए, जो विविध कल्चर के लोग थे, कोई किसी कल्चर का आया, कोई किसी कल्चर का आया, कोई चाइना से आया, कोई श्रीलंका से आया, कोई ईरान से आया, तो चारों ओर से इस कंट्री में लोग आकर के सेटल हुए, और इस कारण से उनका जो ये मूवमेंट था, इस कारण से हमारी कल्चर को उन्होंने एनरिच किया, समृद्ध किया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कैर्विंग स्टोन, लोगों ने, पीपल हैव शेयर्ड, लोग शेयर कर चुके थे, न्यू वेज, नए तरीके, ऑफ कैर्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, पत्थरों की खुदाई, कैर्विंग यानी खुदाई, स्टोन यानी पत्थरों पर खुदाई के नए तरीके, कंपोजिंग म्यूजिक, नए नए तरीके का संगीत संयोजन करना, कंपोज बनाना उसको, संगीत को, एंड इवन कुकिंग फूड, और यहाँ तक कि भोजन पकाना। ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों पहले, 100 years ऑफ एगो, लगभग सैकड़ों साल पहले, लोग कई तरीके शेयर कर चुके थे, आपस में साझा कर चुके थे, एक दूसरे को दे और ले चुके थे। किस प्रकार के कामों के, पत्थरों की खुदाई के नए नए तरीके, नए नए म्यूजिक कंपोज करने के तरीके, एंड इवन कुकिंग फूड, और भोजन बनाने के नए नए तरीके, ये सब नए नए डिफरेंट वेज, ये जो नए नए तरीके थे, ये लोग आपस में शेयर कर चुके थे। नेम्स ऑफ द लैंड, धरती के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम हमारी कंट्री के लिए ऑफन मीन्स प्रायः अधिकतर 2 शब्द यूज करते हैं। आर इंडियन, इंडिया एंड भारत, 2 शब्द हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपनी कंट्री के लिए, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से आता है। इंडस का मतलब है सिंधु, एक नदी, जो सिंधु नदी इंडिया से निकलती है, लद्दाख से, कश्मीर की साइड से, हिमालय की जो माउंटेन रेंज है वहाँ से निकलती हुई, भारत से होती हुई आजकल का जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ जाकर के, और अरेबियन सी में जाकर के मिक्स हो जाती है। तो ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, जहाँ अधिकांश काम सिंधु से चलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी हमने सुना होगा। तो ये जो फेमस रिवर रही है सिंधु, जो आज भी है, आज भी प्रेजेंट है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इसको इंडस, इंग्लिश में इंडस कहा गया सिंधु नदी को। ये जो इंडस शब्द, सिंधु के लिए इंडस शब्द का यूज किया गया था, उसी से इंडिया बना। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये जो वर्ड इंडिया है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है।
कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आप अपने एटलस में, एटलस मतलब ऐसी एक बुक होती है जिसमें सारे मैप लगे हुए होते हैं, दुनिया के सारे देशों के सारे पार्ट्स के मैप होते हैं। तो ऐसी मैप की वो जो बुक्स होती है उनको एटलस कहते हैं, कलर्ड मैप होते हैं उसमें। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आप अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को सर्च कीजिए, पता कीजिए कहाँ है। तो ये लगभग इंडिया से अपने वेस्ट में है, वेस्ट में ईरान और ग्रीस दोनों ही हैं। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। अब ये कह रहा है कि ईरान और ग्रीस, आप एक तो देश फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पर ईरान है, कहाँ पर ग्रीस है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग वेस्ट में है इंडिया के। वहाँ ईरान के रहने वाले जो वहाँ के जो नागरिक है, सिविल्स हैं, वो इरानियंस कहे जाते हैं, और ग्रीस के जो सिविलियंस हैं वो ग्रीक्स कहे जाते हैं। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, इरानियन यानी ईरान के लोग, और ग्रीक्स यानी ग्रीस के लोग, हु केम जो आए, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया है, हमने सबने मैप की बुक में पढ़ा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट कहते हैं उसको। जिधर अभी अफगानिस्तान है, लगभग अफगानिस्तान का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये जो ईरानी लोग और ये ग्रीस के लोग केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ से आए, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 वर्ष पहले, एंड वर फैमिलियर, और फैमिलियर हो गए, यानी एक दोस्ताना व्यवहार हो गया, जैसे फैमिली में कैसे रहते हैं, पारिवारिक हो गए, फैमिलियर हो गए विद द इंडस, वो जो इंडस नदी है जिसको अंग्रेजों ने इंडस कहा, जिसको हम सिंधु कहते हैं, उस नदी के पास में आकर के वो फैमिलियर हो गए, बस गए वहाँ पर, और सबसे उनके अच्छे संबंध हो गए। कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज, वो जो ईरानी लोग थे, अंग्रेजों ने तो इंडस कहा, लेकिन ईरानी जो लोग आकर के बसे, जो ग्रीस के लोग आकर के बसे, उन्होंने इसे हिंदोज कहा या इंडोस कहा, इंडस को। और हिंदोज से फिर बाद में हिंदू, जो आज जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, कॉल्ड इट द हिंदोज और इंडस, इंडोज, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो इस रिवर के, ये जो सिंधु नदी है, मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा, वेयर इज़ द सिंधु सिचुएटेड, सिंधु कहाँ है एक्चुअल में। देखिए ये आपको मैं बताना चाहूँगा सिंधु के बारे में, वेयर द सिंधु इज़। सिंधु इंडस रिवर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर से ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता जा रहा हूँ ये सिंधु है। तो आपने देखा होगा, फिर से एक लाइन ड्रॉ और कर रहा हूँ मैं, डबल लाइन, ये इंडिया अपना, और ये सिंधु। तो ये फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ से आपको इंडस रिवर, ये मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ, इंडस रिवर, यू कैन लुक एंड रीड आल्सो, हियर इट इज़ द इंडस रिवर, it is originated from Jammu and Kashmir, as you can see, it is originated from Jammu Kashmir, and then it goes in Pakistan, and then it through the Pakistan it mix
in the Arabian Sea. This is the Indus. This is the Indus river और सिंधु नदी. ये सिंधु नदी है जो इट इज़ द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान आल्सो. तो ये इसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में, वेस्ट मीन्स सिंधु का वेस्ट किधर हो गया. अगेन आई वांट टू शो यू. दिस इज द वेस्ट. दिस इज द वेस्ट साइड ऑफ सिंधु एंड दिस इज द ईस्ट साइड ऑफ सिंधु. ओके, नाउ वी गो एट द पॉइंट. अब हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं. वेर वी वर, कहाँ थे हम. नेम ऑफ द लैंड. यस, तो हमने पढ़ा कि 2500 ईयर्स पहले जो इरानियंस और ग्रीक्स लोग आए थे उन्होंने इंडस को इंडोज कहा और उसके बाद में 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस. वो लोग आकर के यहाँ फैमिलियर हो गए, बस गए. कॉल्ड इट द हिंदोज और इंडोज. इन्होंने इस इंडस रिवर को, जिसको हम सिंधु कहते हैं, इसको हिंडोज और इंडोज कहा. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर. और इसके ईस्ट में जो लैंड थी, इसके ईस्ट में जो लैंड थी, मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था ईस्ट किधर साइड में, यानी पाकिस्तान वाली नो, इसके ईस्ट मतलब ये अपने इंडिया वाली साइड में, सिंधु के इंडिया वाली साइड में ईस्ट साइड हो गई. तो इसकी ईस्ट में, सिंधु के ईस्ट में जो भी एरिया था, जो भी लैंड थी, वो उसको इन्होंने इंडिया कहा. अगेन आई एम रीडिंग दिस लाइन. 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस. और इंडस के साथ फैमिलियर हो गए. वो इंडस जो अपनी सिंधु नदी है वहां पर बस गए. कॉल्ड इट द हिंडोस और इंडोस एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर. और इस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी, यानी इंडिया वाला जो हिस्सा है अपना, कॉल्ड इंडिया, उन्होंने इसको इंडिया कहा, ईस्ट वाले लैंड को. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल. और ये दूसरा जो नाम चलता है भारत, ये लोगों के ग्रुप के लिए यूज किया जाता था. हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ ऊपर हिमालय वाली साइड और वेस्ट इधर राजस्थान वाली साइड. तो नॉर्थ वेस्ट में यानी ऊपर वाले इंडिया में जो लोग रहते थे उनके लिए भारत शब्द यूज किया जाता था. ऐसा ये राइटर का इसका मत है, इसका ये कहना है. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल. ये लोगों के ग्रुप के लिए यूज किया जाता था. हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे यानी ऊपर की तरफ. एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. और जिसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है इस भारत शब्द को, लोगों के लिए भारत शब्द को ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है, इसको मेंशन किया गया है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो सबसे प्राचीन लिखित रचना है, कंपोजिशन है संस्कृत में. संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना है ऋग्वेद, उसमें भी इसका वर्णन है. डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो लगभग 3500 साल पुराना है वैज्ञानिकों के अनुसार. लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री. बाद में इसको कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा. पहले ये नॉर्थ वेस्ट के लोगों के लिए यूज किया जाता था, भारत जो वर्ड है. द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में पता करें, पास्ट के बारे में जानें. एक यहाँ पर साइड में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी हम रीड करेंगे. ए पेज फ्रॉम ए पाम ट्री. You can see that is a paper on which there are some written script in a different script. यहाँ पर एक पेपर पर कुछ अलग प्रकार की लिपि में कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा. What is this actually? ये क्या है? This is its description is here. यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या है ये. ए पेज फ्रॉम ए पाम ट्री. एक पाम के पेड़ पर पाम का जो लीफ है,
ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, हस्तलिपि। एक पांडुलिपि भी कहते हैं इसको, जो हाथ से लिखी हुई होती है। हाथ से, पुराने ज़माने में मशीन्स वगैरह नहीं होती तो हैंड राइटिंग होती थी, हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती थी, इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते थे, पांडुलिपि। ए पेज, एक पेज है यहाँ पर जो दिया गया है, फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये पाम के पत्ती के ऊपर की पांडुलिपि है, हाथ से लिखी हुई है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स एगो, ये हजारों वर्ष पुरानी ये लिखी हुई है। द पाम लीव्स, जो पाम के पत्तियां हैं, पाम का मतलब है ताड़, जो पाम की पत्तियां हैं यानी ताड़ के अब जो पेड़ है उसकी पत्तियां हैं, वर कट इनटू पेजेज, उसको पेजेज में कट किया जाता था, एंड टाइड टुगेदर, और उनको फिर साथ में बांधा जाता था, टू मेक बुक्स, बुक्स बनाने के लिए। टू सी ए बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37, एक बिर्च बार्क, बार्क यानी छाल, बिर्च के पेड़ की छाल के ऊपर बनी हुई पांडुलिपि को देखने के लिए पेज नंबर 37 पर जाएं। वी विल सी दिस मैन्युस्क्रिप्ट इन नेक्स्ट लेसन्स ऑन द पेज नंबर 37। पेज नंबर 30 पर एक अलग टाइप की ये मैन्युस्क्रिप्ट दी हुई है, यानी पांडुलिपि दी हुई है, विच इज मेड बाय बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट। बिर्च का जो पेड़ है उसकी छाल से ये मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी, और यहाँ पर ये जो दी हुई है ये पाम की लीफ की बनी हुई है। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में पता करना, कि पास्ट के बारे में पता कैसे चलता था कि हमारे पास्ट यानी हमारे इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये हमें पता चलता था पुरानी लिखी हुई चीज़ों से। तो ये कैसे लिखी हुई थी, तो ये इस प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है पुरानी लिखी हुई, उनमें जो चीज़ें लिखी हुई है उनसे हमें अपने पास्ट का पता चलता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अपने पास्ट के बारे में पता करने के कई तरीके हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, एक उनमें से ये तरीका है सर्च यानी खोजना, फॉर एंड रीड बुक्स, पुस्तकों को खोजना और उनको पढ़ना। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो कि बहुत पुरानी लिखी हुई थी। ऐसी बुक्स को रिसर्च करना और उनको रीड करना, ये भी एक तरीका है अपने पास्ट को जानने का। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई होती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो शब्द है वो उसमें से मैन्यू जो है वो लैटिन भाषा के शब्द में से आया है, मीनिंग हैंड। मैन्यू का मतलब है हैंड, तो मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि, इसका जो वर्ड एक्सप्लेनेशन है वो ये है, हस्तलिपि। मैन्यू मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट यानी लिपि। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये सामान्यतया पाम की पत्ती पर लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, या एक विशेष प्रकार की छाल जो तैयार की जाती थी उस पर ये लिखी जाती थी, ऑफ ए ट्री नॉन एट द बिर्च, जिसको बिर्च का पेड़ कहते थे, उसकी छाल से स्पेशल पेपर्स बनाए जाते थे, उस पर ये लिखी जाती थी। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय के पर्वतों में उगते हैं बिर्च के पेड़, उसकी छाल से भी ये जो पेपर बनाए जाते थे उन पर इन हैंड स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों के बाद, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, कई वर्षों के बाद में कई मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कई पांडुलिपियां वर ईटन अवे, खाई जा चुकी हैं, बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों द्वारा। कई पांडुलिपियों को तो कीड़े खा गए हैं क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है। सम वर डेस्ट्रॉयड, कुछ डेस्ट्रॉय यानी नष्ट हो चुकी है। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कई अभी भी जिंदा हैं। कई जो हैंड स्क्रिप्ट्स हैं, जो पांडुलिपियां हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो अभी भी सर्वाइव करती है, जो जीवित हैं, उपस्थित हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और ज़्यादातर उनको मंदिरों में सुरक्षित रखा जाता है। एंड
मोनेस्ट्रीज यानी मठों में, मंदिरों या मठों में उनको सुरक्षित रखा जाता है। दीज बुक्स डील्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक्स है ये संबंधित होती है, डील्ट यानी डील करना जिसको हम कहते हैं, डील्ट, ये जो पुस्तकें हैं ये डील करती है, ये संबंध रखती है सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स से, यानी सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के बारे में ये बुक्स है। द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में, मेडिसिन यानी दवाई के बारे में, एंड साइंस और विज्ञान के बारे में। बिसाइड्स, इसके साथ ही देयर वर एपिक्स, कई काव्य हैं, महाकाव्य हैं, पोइम्स, कई कविताएं हैं, प्लेज यानी नाटक हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से अधिकतर या बहुत ज़्यादा संस्कृत में लिखे हैं। अदर्स वर इन प्राकृत, दूसरी जो बुक्स हैं ज़्यादातर तो संस्कृत में है, बाकी जो दूसरी बुक्स है वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। प्राकृत क्या है? लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, पुराने ज़माने में जो सामान्य लोग जिस भाषा को बोलते थे उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। उसमें कुछ पुस्तकें उसमें भी लिखी हुई है, एंड तमिल, और कुछ तमिल भाषा में लिखी हुई है। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं, यानी शिलालेखों को, जो पत्थरों पर खोदी हुई चीज़ें होती है। कई जगह गाँवों में भी पत्थरों पर कुछ चीज़ खोदी हुई चीज़ें मिल जाती है, तो इनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिलालेख कहते हैं, पत्थर पर खोदी हुई चीज़ें। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिविटी हार्ड सरफेसेज, ये सामान्य से ज़्यादा थोड़े हार्ड सरफेस पर इनको खोदा जाता है। सच एज स्टोन और मेटल, जैसे कि पत्थर या मेटल यानी धातु के ऊपर, पत्थर या धातु के ऊपर इसको लिखा जाता है इंस्क्रिप्शंस को। समटाइम्स, कई बार, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, कई बार राजा लोग अपने ऑर्डर यानी अपने आदेश देते थे, इंस्क्राइब्ड, उनको खुदवाते थे, सो दैट, ताकि पीपल कुड सी, लोग इसको देख सकें, रीड यानी पढ़ सकें, एंड ओबे देम, और उनको उनका पालन करें। इसके लिए राजा लोग कई बार अपने ऑर्डर्स को भी इंस्क्राइब करवाते थे, खुदवाते थे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, इसी तरह दूसरे टाइप के इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख भी होते हैं। वेयर मैन एंड वुमेन, जहां आदमी और औरत, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन, जिसमें राजा और रानी भी शामिल हैं, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वो रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने क्या किया। कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें राजा और रानियां और दूसरे लोग भी उनमें शामिल है, वो ये लिखते थे उन पत्थरों पर कि उन्होंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, किंग्स यानी राजा, ऑफन यानी प्रायः है, केप्ट यानी रखा करते थे, रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड्स, ऑफ विक्ट्रीज यानी विजयों की, जीतों की, इन बैटल युद्धों में जो विजय हासिल करते थे, वो जो विक्ट्रीज मिलती थी उनको, उनके रिकॉर्ड्स को वो रखते थे इस तरह से इंस्क्रिप्शन के थ्रू। यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन का एक सैंपल दिखाई दे रहा होगा, ये एक इस पर ये स्टोन के ऊपर बना हुआ इंस्क्रिप्शन है, और ये किसका इंस्क्रिप्शन है इसका डिटेल भी दे रखी है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, यहाँ एक पुराना शिलालेख है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ये लगभग 2250 ईयर्स पुराना है। एंड वॉज फाउंड इन कंधार, और ये कंधार में पाया गया। कंधार जो अभी अफगानिस्तान में है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जो अभी अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर, ये एक रूलर यानी एक शासक के ऑर्डर को इस पर अंकित किया गया है। नेम्ड अशोका, जिसको अशोक नाम था, जिसका अशोक महान के नाम से जिसको जानते हैं, उसका इस पे ऑर्डर खुदा हुआ है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कुछ लिखते हैं, वी यूज ए स्क्रिप्ट, तो हम एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, एक लिपि का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ साइंस, स्क्रिप्ट्स यानी लिपि कोई सी भी हो, उसमें कंसिस्ट यानी वो लिपि रखती है, ऑफ लेटर्स यानी अक्षर, और साइन यानी चिन्ह।
लिपि कोई सी भी हो, जिसमें भी हम भाषा को लिखते हैं, जो लिखने की जो कला होती है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसमें लेटर्स होते हैं और साइंस यानी चिन्ह होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, और स्पीक या बोलते हैं, वी यूज ए लैंग्वेज। जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं तो हम उसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज ओरल चीज हो गई और रिटन चीज हो गई स्क्रिप्ट। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। इसमें 2 प्रकार की लिपियों से इसमें लिखा गया है। एंड लैंग्वेजेस, 2 प्रकार की लिपि और भाषाओं में इसमें लिखा गया है। ग्रीक लैंग्वेज टॉप पर लिखी है, यानी ऊपर के हिस्से में ग्रीक लैंग्वेज है। एंड एरेमिक, नीचे की जो लैंग्वेज है वो एरेमिक है, विच वर यूज्ड इन दैट दिस एरिया, जो इस एरिया में यूज की जाती थी। वी हैव studied the lesson up to here. In this video we will study further the lesson in next video. Okay students, goodbye, see you.